नमस्कार। यदि आप आरपीएससी के स्कूल लेक्चरर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके फर्स्ट पेपर के इंडियन हिस्ट्री पार्ट के लिए यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि वर्ष 2011 से लेकर आज तक जितने भी पेपर हुए, वर्ष 2011 से लेकर आज तक फर्स्ट पेपर 18 हुए हैं। 2024 के स्कूल एजुकेशन में ए बी सी डी ई करके, और कुल मिलाकर के 18 एग्जाम हुए, उनमें 71 प्रश्न पूछे हैं जो कि न्यू सिलेबस में है। देखिए, प्रश्न तो बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं, लेकिन क्योंकि पहले उसमें मेडाइवल हिस्ट्री भी था, एंशियंट हिस्ट्री भी था, गुप्त काल के कोई टॉपिक थे, लेकिन इस बार क्या किया है, आरपीएससी ने केवल मॉडर्न हिस्ट्री को रखा है और हमने उस मॉडर्न हिस्ट्री में आज तक जितने भी प्रश्न पूछे हैं उन प्रश्नों का इसमें एनालिसिस किया है। और देखने पे ये पाया है कि हर परीक्षा में लगभग 3-4 प्रश्न अंदाजन इस पार्ट से मिल रहे हैं। और ये वीडियो आप शुरू से अंत तक देखना, आपका एकदम क्लियर कट रिवीजन हो जाएगा और आपको पता भी चल जाएगा कि कैसे प्रश्न आरपीएससी ने अब तक पूछे हैं और उस आधार पर आप इन प्रश्नों को हल भी कर सकते हैं। तो एक बार फिर कह रहा हूँ कि 2011 से 25 तक के सारे प्रश्न हैं, लेकिन प्रश्न केवल वही है जो कि 2026 के सिलेबस में है। जो सिलेबस में नहीं थे वो मैंने इस वीडियो में नहीं लिए। तो इन 71 प्रश्नों की शुरुआत करने से पहले हम सिलेबस देख लेते हैं। तो देखिए, इस बार का जो सिलेबस है उसमें सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री दे रखी है और मॉडर्न हिस्ट्री में भी राष्ट्रवाद का विकास, क्रांतिकारी गतिविधियाँ आदि शामिल है। तो हम देखेंगे इस सीरीज का पहला प्रश्न। प्रश्न संख्या 1, अनहैप्पी इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन संख्या 1 लाला लाजपत राय, 2 जवाहरलाल नेहरू, 3 एल फिशर और 4 एम ब्रीचर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन संख्या 1 लाला लाजपत राय। अब देखिए, लाला लाजपत राय को शेर ए पंजाब कहा जाता था। क्या कहा जाता था? शेर ए पंजाब। ठीक है। इन्होंने अनहैप्पी इंडिया, भारत का राजनीतिक भविष्य, इनकी अलग और पुस्तकें, एक तो भारत का राजनीतिक भविष्य, आर्य समाज का इतिहास, द कॉल टू यंग इंडिया नामक अन्य पुस्तकें भी लिखी। अब दूसरा नाम दे रखा है लुई फिशर। ये जो लुई फिशर थे, ये अमेरिका के एक पत्रकार थे और इन्होंने 1950 में द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी की रचना की। तो लुई फिशर की इंपॉर्टेंट रचना है द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। तो प्रश्न पूछा जाए कि लाइफ ऑफ महात्मा गांधी किसने लिखी, तो ये लिखी थी लुई फिशर ने। और 1942 के असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन के समय ये एल फिशर जो है वो गांधी जी के साथ 7 दिन रहे और इन्होंने उस समय एक पुस्तक लिखी, अ वीक विद गांधी नामक पुस्तक। ठीक है। अब आगे चलते हैं। जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी, ग्लिम्पस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, अ बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स। देखिए, जवाहरलाल नेहरू की रचनाएं, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, एक और इम्पोर्टेंट है जो अभी बीपीएससी में पूछी थी, अ बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स, अ बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स, ये नेहरू जी की रचना है। ठीक है। तो लाला लाजपत राय, इन्होंने अनहैप्पी इंडिया, भारत का राजनीतिक भविष्य और यंग इंडिया लिखी। ठीक। द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, ये लुई फिशर ने लिखी। ये 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के समय महात्मा गांधी के साथ थे। और अ बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये किताबें आपकी है जवाहरलाल नेहरू की। ठीक है। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ अंबेडकर द्वारा नहीं लिखा गया है? द नादर्स ऑफ तमिलनाडु, रिवोल्यूशन एंड काउंटर रिवोल्यूशन इन एंशियंट इंडिया, द एनहिलेशन ऑफ कास्ट, द बुद्ध एंड हिज धम्म। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन संख्या 1 द नादर्स ऑफ तमिलनाडु। देखिए, द नादर्स ऑफ तमिलनाडु क्या है? तमिलनाडु में एक जाति है नाडर। ठीक है। इन पर एक समाजवादी व्यक्ति थे, है हरग्रेव जूनियर। इस हरग्रेव जूनियर ने द नादर्स ऑफ तमिलनाडु लिखी
इस नादर्स ऑफ तमिलनाडु में ये लिखा हुआ है कि ये जो नादर्स जो तमिलनाडु के थे, ये तमिलनाडु के जो नादर थे ये पहले ताड़ के पत्तों से पत्ते बीनते थे, लेकिन बाद में इनमें एक रिवोल्यूशन आया कि इन्होंने बहुत बढ़िया पढ़ाई करी और पढ़ाई करके और खुद को व्यावसायिक और राजनीतिक रूप से स्थापित कर दिया। तो उन पर जो नादर्स जाति पर स्टडी है वो नादर्स ऑफ तमिलनाडु है। इसके अलावा जो जितनी भी रचनाएं हैं, द रेवोल्यूशन एंड काउंटर रेवोल्यूशन, द एनालिसिस ऑफ कास्ट, द बुद्ध एंड हिज धर्म, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुस्तकें हैं। इसके अलावा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की एक दो पुस्तकें और इम्पोर्टेंट है। एक तो है पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया, पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया, और दूसरी है द बुद्ध एंड हिज धम हो गई। एक शूद्र कौन थे, हु वर शूद्र, हु वर शूद्रास, यानी शूद्र कौन थे। तो आपने देख लिया कि ये सब डॉक्टर अंबेडकर साहब की पुस्तकें हैं और ये नाडर हरग्रेव जूनियर की पुस्तक है, ये 1969 में प्रकाशित हुई थी। तो आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 3, 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में लखनऊ के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य असत्य है। पहला, लखनऊ में इसकी शुरुआत 30 मई 1857 को हुई थी, यह एकदम ही सही है क्योंकि 30 मई 1857 को हुई थी। दूसरा, पराजित अंग्रेजों ने आत्मरक्षार्थ के लिए बेगम हजरत महल के राजमहल में शरण ली थी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन संख्या 2 है, क्योंकि जो अंग्रेज जब पराजित हुए तो बेगम हजरत महल के पास नहीं गए, क्योंकि बेगम हजरत महल तो खुद क्रांतिकारियों की अगवा थी। ठीक है। और तीसरा ऑप्शन है 30 जून 1857 को चिन्हित के युद्ध में अंग्रेज पराजित हुए थे। और चौथा है अगस्त 1857 के प्रारंभ में ब्रिटिश कादर को लखनऊ का वली घोषित किया था, यह भी एकदम सही है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन संख्या 2। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 4, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक के बारे में गलत कथन चुनिए। लाला लाजपत राय ने पंजाब उपनिवेशन अधिनियम का विरोध किया था। विपिन चंद्र पाल गांधी जी द्वारा शुरू किए गए असहयोग आंदोलन के विरोधी थे। युवाओं में आत्मविश्वास, आत्म बलिदान और आत्म सुरक्षा उत्पन्न करने के लिए तिलक ने लाठी क्लब और अखाड़े स्थापित किए। और 1907 में पाल ने अरविंदो के खिलाफ न्यायिक अभियोग में गवाही दी थी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन संख्या 4, क्योंकि 1907 में विपिन चंद्र पाल ने जब अरविंद घोष के खिलाफ न्यायिक अभियोग में गवाही नहीं दी, इस कारण विपिन चंद्र पाल को 6 माह की कैद दी गई, 6 माह की कैद। अब विपिन चंद्र पाल को 6 माह की कैद क्यों दी गई, क्योंकि उसने गवाही नहीं दी थी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो गया ऑप्शन संख्या 4। बाकी अगर आपको नहीं आ रहे, यही आ रहा है कि पाल को 6 महीने के लिए विपिन चंद्र पाल को जब कैद हुई तो वो किस लिए हुई थी, वो अरविंद घोष के खिलाफ वंदे मातरम राजद्रोह मामला था। उसके बाद अरविंद घोष ये जो है मणिक तल्ला मामले में भी गिरफ्तार हो गए। और इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर हो गया ऑप्शन संख्या 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस स्थान का नाम बताएं जहां जापानी सरकार ने सुभाष चंद्र बोस को उनके विमान दुर्घटना से पहले ले जाने का फैसला किया था। ऑप्शन 1 मंचूरिया, 2 मॉस्को, 3 बर्लिन और 4 काबुल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन संख्या 1 मंचूरिया। देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 15 अगस्त 1945 को जापान ने आत्मसमर्पण की घोषणा कर दी थी और जापान के जरिए ही सुभाष चंद्र बोस जो है वो इंग्लैंड के खिलाफ बोल रहे थे। तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि भाई जब जापान हेल्प नहीं कर सकता तो मैं सोवियत संघ से मदद लूँगा। तो सोवियत संघ से मदद लेने के लिए उनको जापान की सरकार ने मंचूरिया जाने की हामी भर दी। कहाँ की हामी भर दी? मंचूरिया। तो मंचूरिया जाते समय आपके 18 अगस्त 1945 को, कब? 18 अगस्त 1945 को कहाँ पर? वियतनाम के ताई होकू या ताइकू, ये ताई होकू
या ताइकू नामक स्थान पर हवाई दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई। और ये हवाई दुर्घटना में जो मृत्यु हुई वो बाद में भी एक विवाद का विषय रही कि मृत्यु हुई कि नहीं हुई। तो ये माना जाता है कि 18 अगस्त 1945 को मंचूरिया जाते समय वियतनाम के ताई होकू या ताइकू, कहीं ताई होकू ताई या कहीं ताइकू का है, वहाँ हवाई अड्डे पर उसकी हवाई दुर्घटना में मौत हो गई थी। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 6, स्वतंत्र मजदूर पार्टी के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन संख्या 1 डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, 2 जे.एल. नेहरू, 3 आर.बी. बोस और 4 एम.के. गांधी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन संख्या 1 बी.आर. अम्बेडकर। देखो, अम्बेडकर साहब ने 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की थी। इस पार्टी का उद्देश्य था मेहनतकश वर्गों के कल्याण को बढ़ावा देना। फिर इस पार्टी ने क्या किया, 1936 के चुनाव में भी भाग आजमाया और बम्बई में इसने बहुत बड़ी सफलता प्राप्त की कि 15 आरक्षित सीटों में से 11 आरक्षित सीटें केवल इस स्वतंत्र मजदूर पार्टी को मिली। आगे चल करके इन्होंने जुलाई 1942 में, कब, ये एक और याद रखना कि जुलाई 1942 में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने नागपुर में ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की स्थापना की। तो देखिए, ये मजदूर पार्टी पूछ लिया है, अब ये पूछ सकते हैं ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की स्थापना किसने की? वो भी बी.आर. अम्बेडकर साहब ने की। कब की? जुलाई 1942 में, और इसकी स्थापना की थी 1936 में। ठीक है, आगे चलते हैं। ये हमारे यूट्यूब चैनल है इतिहास दर्शन, या हम इतिहास के हिस्ट्री से रिलेटेड जितने भी PYQ है करवाते हैं। स्कूल लेक्चर हिस्ट्री के आज तक के जितने भी PYQ किए हैं उनके ईयर वाइज ट्रेंड एनालिसिस हमने इस चैनल पर करवा रखे हैं। अगर आप इच्छा हो तो विजिट कर सकते हैं। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 7, निम्नलिखित में से कौन से ब्रिटिश अधिकारी बिहार में कुंवर सिंह द्वारा परास्त किए गए? 1 डगलस, 2 ली ग्रैंड, 3 विल्सन, 4 हेनरी बर्नार्ड। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन संख्या 1 और 2। देखिए, 1857 की क्रांति के समय आरा बिहार में, कहाँ? आरा बिहार, जगदीशपुर, यहाँ कुंवर सिंह ने क्रांति का नेतृत्व किया। और इन कुंवर सिंह ने पहले तो डगलस को हराया, फिर इनकी अंतिम लड़ाई जो है जगदीशपुर में लड़ी गई। इस अंतिम लड़ाई में इन्होंने ली ग्रैंड को पराजित करके 23 अप्रैल 1858 को, कब? 23 अप्रैल 1858 को ली ग्रैंड को पराजित किया और जगदीशपुर पर अधिकार कर लिया। तो इस लड़ाई के दौरान जब इनसे लड़ाई हो रही थी तब गंगा नदी पार करते समय इनके एक हाथ में गोली लग गई, तो इन्होंने अपनी खुद की तलवार से उस हाथ को काट करके गंगा नदी में फेंक दिया। फिर बाद में कहा जाता है कि शरीर में जहर फैल गया और इस कारण 26 अप्रैल 1858 को इनकी मृत्यु हो गई। कब मृत्यु हुई? 26 अप्रैल 1858 को। तो ये जो ली ग्रैंड से लड़ाई जो थी वो इनकी अंतिम लड़ाई थी और इससे पहले इन्होंने डगलस को पराजित किया था। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन संख्या 1 और 2। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 8, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन 1 न्यू इंग्लिश स्कूल, 2 दक्कन एजुकेशन सोसाइटी 1873, फर्ग्यूसन कॉलेज 1885 और गणपति उत्सव 1893। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन संख्या 2 दक्कन एजुकेशन सोसाइटी। दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना हुई थी आपके 1884 में। किसने की थी? MG रानाडे, गोपाल गणेश अगरकर, और तिलक। ठीक है, प्रश्न पूछे, इसकी स्थापना 1884 में MG रानाडे, गोपाल गणेश अगरकर और तिलक ने की थी। ठीक है, न्यू इंग्लिश स्कूल ये भी तिलक ने स्थापना की थी 1880 में। ठीक है, और ये जो फर्ग्यूसन कॉलेज है, कहा जाता है दक्कन एजुकेशन सोसाइटी ही आगे चल करके 1885 में, उस समय मुंबई का गवर्नर था जेम्स फर्ग्यूसन, इसके नाम पर इसका नाम फर्ग्यूसन कॉलेज रखा गया। ठीक है, तो आगे चलते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर हो गया ऑप्शन संख्या 2। ये दक्कन एजुकेशन सोसाइटी जो है 1873 में नहीं बल्कि 1884 में स्थापित की गई थी। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 9,
निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन संख्या 1 दुर्गेश नंदिनी, 2 कपाल कुंडला, 3 आनंद मठ और 4 सीताराम 1892। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन संख्या 4 सीताराम 1892। देखिए, बंकिम चंद्र चटर्जी का पहला उपन्यास था दुर्गेश नंदिनी। ये बंकिम चंद्र चटर्जी का पहला उपन्यास था बंगाली भाषा में। दूसरा उपन्यास था कपाल कुंडलिनी, जो 1865 और 1866, ये सही है। आनंद मठ 1862 सही है। और ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि सीताराम जो है बंकिम चंद्र चटर्जी का अंतिम उपन्यास था। कौन सा उपन्यास था? अंतिम उपन्यास। पूछा गया है कि अंतिम उपन्यास कौन सा था? ये सीताराम, और ये प्रकाशित हुआ आपके 1886 में, यानी 1886 में हुआ था। तो ठीक है, इस प्रश्न का सही उत्तर हो गया ऑप्शन संख्या 4 सीताराम। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 10। उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने 1857 के विद्रोह को अपने 1909 के प्रकाशन में भारत का स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित करके सीधे भारतीय राष्ट्रवाद के इतिहास लेखन में शामिल कर दिया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन संख्या 1 वी.डी. सावरकर। ठीक है, तो वी.डी. सावरकर ने 1857 की क्रांति को 1857 का स्वतंत्रता संग्राम बताया था। आगे चलते हैं, ये अपना टेलीग्राम चैनल है। जितनी भी पीडीएफ्स और पीपीटी जो मैं देता हूँ वो इस इतिहास दर्शन टेलीग्राम चैनल पर देता हूँ, आपको ठीक लगे तो ज्वाइन कीजिएगा। आगे चल रहे हैं, प्रश्न संख्या 11। उस व्यक्ति का नाम बताइए जो 1931 में हिजली बंदी शिविर में ब्रिटिश गार्डों द्वारा अकारण की गई गोलीबारी में मारे गए लोगों का शव लेने गए थे। ऑप्शन संख्या 1 सुभाष चंद्र बोस, 2 जवाहरलाल नेहरू, 3 महात्मा गांधी और 4 बी.आर. अम्बेडकर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन संख्या 1 सुभाष चंद्र बोस। देखिए, बंगाल में एक स्थान है हिजली। हिजली में 1930 में अंग्रेजों ने डिटेंशन कैंप स्थापित किए। इसके अंतर्गत स्वतंत्रता सेनानियों को गिरफ्तार करके यहाँ नज़रबंद किया जाता था। 1931 में इस हिजली कैंप में अंग्रेज सिपाहियों ने 2 स्वतंत्रता सेनानियों, एक का नाम था संतोष कुमार मित्र, कौन सा था? संतोष कुमार मित्र, और दूसरे का नाम था तारकेश्वर सेन गुप्त। तारकेश्वर सेन गुप्त, इन दोनों की गोली मारकर हत्या कर दी। अकारण हत्या करने के कारण सुभाष चंद्र बोस ने इस हिजली डिटेंशन कैंप की गोलीबारी के खिलाफ आंदोलन किया। देखिए, हुआ क्या था कि सुभाष चंद्र बोस इस समय इतने उद्वेलित हो गए थे कि अपने कट्टर प्रतिद्वंदी जो थे जतिन सेन गुप्ता, उनके साथ भी इन्होंने मंच साझा कर लिया और ये चले गए कहाँ? हिजली बंदी शिविर में। तो इस प्रकार हिजली डिटेंशन कैंप में प्रश्न आए तो 1931 में कौन मारे गए? संतोष कुमार मित्र और तारकेश्वर सेन गुप्त, और इनका जो शव लेने के लिए कौन गए? सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 12। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक स्वामी विवेकानंद द्वारा नहीं लिखी गई? 1 कर्मयोग, 2 राजयोग, 3 लेक्चरर फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा और 4 योग सूत्र। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन संख्या 4 केवल 4। ये जो योग सूत्र है ये स्वामी विवेकानंद जी ने नहीं लिखी थी, बाकी पुस्तकें स्वामी विवेकानंद जी की है। तो याद रखना, कर्मयोग, राजयोग, लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा किसकी है? स्वामी विवेकानंद की। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 13। भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? ये ग्रुप डी में पूछा गया था, डी की परीक्षा में जो पेपर हुआ था, फर्स्ट पेपर स्कूल लेक्चर का। तो ऑप्शन संख्या 1 सुभाष चंद्र बोस, 2 महात्मा गांधी, 3 जवाहरलाल नेहरू और 4 विनोबा भावे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन संख्या 3 जवाहरलाल नेहरू। देखिए, अगस्त 1942 में बंबई के गवालिया टैंक मैदान में 7 अगस्त 1942 को, कब? 7 अगस्त 1942 को जवाहरलाल नेहरू ने भारत छोड़ो प्रस्ताव रखा। कब रखा? 7 अगस्त 1942 को। और 8 अगस्त 1942 को यह प्रस्ताव पारित हो गया।
और कहा गया कि 9 अगस्त 1942 से भारत में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हो जाएगा। लेकिन 8 अगस्त 1942 की रात को 12 बजे सरकार ने ऑपरेशन जीरो आवर चलाया और इस ऑपरेशन जीरो आवर के तहत सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार करके नजरबंद कर लिया गया। और नजरबंद करने के बाद अच्युत पटवर्धन, राम मनोहर लोहिया और कनकलता बरुआ ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया। तो इस आंदोलन में क्या है, बड़े बड़े जो नेता हैं उनको गिरफ्तार कर लिया था और ये अपने वेग से स्वतः स्फूर्त चला, इसलिए भारत छोड़ो आंदोलन को स्वतः स्फूर्त आंदोलन भी कहा जाता है। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 14, कालाराम मंदिर किस स्थान पर स्थित था जिसमें प्रवेश को लेकर भीमराव अंबेडकर ने सत्याग्रह प्रारंभ किया? ऑप्शन 1 नासिक, 2 सतारा, 3 पुणे और 4 जलगांव। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन संख्या 1। नासिक में भगवान श्री राम का एक मंदिर है जो काले पत्थर से बना हुआ है। इस काले पत्थर से बने होने के कारण शायद इसको कालाराम मंदिर कहा जाता है। अंबेडकर साहब ने 2 मार्च 1930 को, कब? 2 मार्च 1930 को इस मंदिर में प्रवेश लेने के लिए आंदोलन किया और इस आंदोलन को नासिक सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा सत्याग्रह? नासिक सत्याग्रह। पूछा जाए नासिक सत्याग्रह का संबंध किससे है? कालाराम मंदिर, और कालाराम मंदिर 2 मार्च 1930 को। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 15, द न्यू इकोनॉमिक मीन्स टू इंडिया के लेखक कौन है? ऑप्शन संख्या 1 बंकिम चंद्र चटर्जी, 2 बाल गंगाधर तिलक, 3 विपिन चंद्र पाल और 4 वी.डी. सावरकर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन संख्या 3 विपिन चंद्र पाल। देखिए, विपिन चंद्र पाल जो है इन्होंने 1920 में ये पुस्तक लिखी। कब प्रकाशित हुई? 1920 में। इसके अलावा इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं सोल ऑफ इंडिया, द सोल ऑफ इंडिया, ये स्कूल लेक्चरर में पूछी गई है। द सोल ऑफ इंडिया विपिन चंद्र पाल की पुस्तक है। और इंडियन नेशनलिज्म, इट्स प्रिंसिपल एंड पर्सनालिटी, एक और पुस्तक है इंडियन नेशनलिज्म, इट्स प्रिंसिपल एंड पर्सनालिटी। तो ये 2 महत्वपूर्ण पुस्तकें याद कर लीजिए। एक तो द न्यू इकोनॉमिक्स मीन्स टू इंडिया, द सोल ऑफ इंडिया, इंडियन नेशनलिज्म, इट्स प्रिंसिपल एंड पर्सनालिटीज, किसने लिखी थी? विपिन चंद्र पाल ने। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 16, राजा राममोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना हिंदू धर्म के सिद्धांतों और अवधारणाओं को उत्कृष्ट बनाने के विरोध में नहीं की। यह है कथन, और कारण है उनका उद्देश्य हिंदू धर्म को उदारवादी तर्कसंगत बनाना था, जिससे वह आधुनिक विश्व के प्रति अधिक ग्रहणशील बन सके। तो ये दोनों कथन है। एक पहला कथन दूसरे, दोनों कथन सही है और पहला कथन दूसरे कथन का सही स्पष्टीकरण भी है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन संख्या 1। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 17, 1920 के नागपुर अधिवेशन में गांधी जी के असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव के विरोध में किसने कांग्रेस की सदस्यता को त्याग दिया था? ऑप्शन संख्या 1 विपिन चंद्र पाल और एनी बेसेंट, 2 मदन मोहन मालवीय और सी.आर. दास, 3 मोहम्मद अली जिन्ना और 4 लाला लाजपत राय। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन संख्या 1 विपिन चंद्र पाल और एनी बेसेंट। सितंबर 1920 में कांग्रेस का दूसरा विशेष अधिवेशन हुआ। कब हुआ? सितंबर 1920 में कांग्रेस का दूसरा विशेष अधिवेशन हुआ और इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी लाला लाजपत राय ने। इस अधिवेशन में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रखा, तो चित्तरंजन दास, एनी बेसेंट, विपिन चंद्र पाल और मोहम्मद अली जिन्ना ने इसका विरोध किया, लेकिन मोतीलाल नेहरू की सहायता से गांधी जी ने इस प्रस्ताव को पास करवा दिया गया। बाद में सितंबर 1920 के अधिवेशन के बाद 1920 में दिसंबर में नागपुर अधिवेशन हुआ और इसकी अध्यक्षता की थी वी राघवाचार्य।
ये नागपुर अधिवेशन कब हुआ था? दिसंबर 1920 में। इसकी अध्यक्षता की थी वी राघवाचारी ने। इसमें सितंबर 1920 में जो प्रस्ताव रखा गया था उस प्रस्ताव की पुष्टि कर दी गई। ठीक है, और इस आंदोलन की खास बात यह थी कि सितंबर 1920 में जब असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रखा गया था तो उस समय चित्तरंजन दास ने इस प्रस्ताव का विरोध किया, लेकिन इसके 3 महीने बाद ही दिसंबर 1920 में इस प्रस्ताव को रखा ही चित्तरंजन दास ने। तो प्रश्न ये भी आ सकता है कि चित्तरंजन दास जो है वो पहले तो इसके क्या थे? विरोधी, लेकिन फिर इन्होंने प्रस्ताव ही इन्होंने खुद ने रखा और इसके विरोध में विपिन चंद्र पाल, एनी बेसेंट और जिन्ना ने भी इस्तीफा दे दिया था। विपिन चंद्र पाल और एनी बेसेंट ने इसके खिलाफ कांग्रेस के सदस्य के पद से इस्तीफा दे दिया था। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 18। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HSRA की स्थापना कहाँ पर हुई? फिरोज शाह कोटला दिल्ली, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय बम्बई, टाउन हॉल कलकत्ता और आज़ाद मैदान बम्बई। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन संख्या 1, फिरोज शाह कोटला दिल्ली। देखिए अब HSRA की स्थापना कब हुई? 1928 में। 1928 में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में भारत में क्रांति के द्वारा समाजवादी गणतंत्र स्थापना के लिए स्थापना की गई थी। HSRA की स्थापना किसने की थी? चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव। कहाँ की थी? दिल्ली में 1928 में चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और इन्होंने इसकी स्थापना की थी। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 19। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि में हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र संघ यानी HSRA किस गतिविधि में शामिल नहीं थे? 1. सैंडर्स की हत्या, 2. काकोरी कांड, 3. केंद्रीय व्यवस्थापिका में बम फेंकना और 4. इरविन की गाड़ी को बम से उड़ाने का प्रयास। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन संख्या 2, काकोरी कांड। देखिए काकोरी कांड हुआ था 9 अगस्त 1925 को। कब हुआ था? 9 अगस्त 1925 को, जबकि HSRA की स्थापना हुई है 1928 में। ठीक है, तो क्या हुआ था कि 9 अगस्त 1925 को लखनऊ के पास सहारनपुर से लखनऊ एक ट्रेन जा रही थी। उस ट्रेन के अंदर ब्रिटिशर्स का खजाना रखा हुआ था। तो काकोरी नामक स्थान पर HRA के सदस्य राम प्रसाद बिस्मिल, रोशनलाल, राजेंद्र लाहिड़ी, इन्होंने घात लगा करके इस काकोरी नामक स्थान पर इस खजाने को लूट लिया और इस खजाने को लूटने के कारण इसको काकोरी कांड कहा गया। और इस काकोरी कांड के बाद राम प्रसाद बिस्मिल, रोशनलाल, राजेंद्र लाहिड़ी और अशफाक उल्ला खान को फांसी दे दी गई। किस किस को फांसी दी गई थी? राम प्रसाद बिस्मिल, रोशनलाल, राजेंद्र लाहिड़ी और अशफाक उल्ला खान। ठीक है, तो इस प्रकार इन चारों को फांसी दी गई। किस केस में? काकोरी केस में। ठीक है, और बाकी जो है सैंडर्स की हत्या जो है, केंद्रीय व्यवस्थापिका में बम फेंकना और इरविन की गाड़ी को बम से उड़ाने का प्रयास, ये सब आपके है HSRA ने की थी, जबकि काकोरी कांड का इनसे संबंध नहीं था क्योंकि इनकी स्थापना इसके बाद हुई थी। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 20। निम्नलिखित में से कौन आज़ाद हिंद फौज के प्रारंभिक चरण में उससे संबंधित था? ऑप्शन संख्या 1 रास बिहारी बोस, 2 चंद्रशेखर आजाद, 3 श्यामजी कृष्ण वर्मा और 4 सचिंद्र सान्याल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है रास बिहारी बोस।
मार्च 1942 में टोक्यो में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना रास बिहारी बोस द्वारा की गई थी। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 21, विपिन चंद्र पाल के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। उन्होंने बंगला में एक पाक्षिक पत्रिका कौमुदी का प्रकाशन किया, सही है। दूसरा, उन्होंने लाहौर से प्रकाशित होने वाले ट्रिब्यून के संपादकीय विभाग में भी काम किया। तो ट्रिब्यून और कौमुदी ये दोनों किन से संबंधित है? विपिन चंद्र पाल। एक संवाद कौमुदी है, वो है राजा राम मोहन राय से संबंधित। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन संख्या 4, दोनों सही है। प्रश्न संख्या 22, सरदार वल्लभ भाई पटेल के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? पहला, वे अंतरिम सरकार में उप प्रधानमंत्री थे, सही बात है, वो अंतरिम सरकार में उप प्रधानमंत्री थे। 2, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ऐसे किसी भी समझौते से इनकार कर दिया जो प्रतिरक्षा एवं विदेशी संबंध भारत सरकार को नहीं सौंपता, ये भी सही है। उन्होंने विलय पत्र का प्रारूप तैयार करने में सहयोग किया जो सभी भारतीयों को स्वीकार था, ये भी सही है। और चौथा है कि वह गवर्नर जनरल के संवैधानिक सलाहकार थे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन संख्या 4, क्योंकि वो गवर्नर जनरल के संवैधानिक सलाहकार नहीं थे। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 23, विदेशी शासन कितना भी अच्छा क्यों न हो वह स्वराज्य की बराबरी नहीं कर सकता, ये कथन आपके कहा था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ये प्रश्न 2 बार ही फर्स्ट पेपर में पूछा जा चुका है। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 24, सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए? ऑप्शन संख्या 1 हरिपुरा, 2 कलकत्ता, 3 नागपुर और 4 लाहौर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन संख्या 1 हरिपुरा। देखिए 1938 में कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन हुआ, हरिपुरा है गुजरात में। इस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बनाए गए और सुभाष चंद्र बोस ने इस समय जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय नियोजन समिति की स्थापना की। किसकी? राष्ट्रीय नियोजन समिति मेघनाथ शाह के कहने पर करी थी। इसमें 15 सदस्य थे, ठीक है। ये 1938 के हरिपुरा अधिवेशन में तो अध्यक्ष बने ही, साथ में 1939 में त्रिपुरा अधिवेशन हुआ, त्रिपुरी अधिवेशन। इस त्रिपुरी अधिवेशन में भी सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बनाए गए। तो सुभाष चंद्र बोस कितनी बार अध्यक्ष बने? 2 बार। पहली बार 1938 के हरिपुरा और दूसरी बार 1939 के त्रिपुरी। त्रिपुरी में महात्मा गांधी तो चाहते थे कि पट्टाभी सीतारमैया अध्यक्ष बने, लेकिन पट्टाभी सीतारमैया के सामने सुभाष चंद्र बोस खड़े हो गए और पहली बार कांग्रेस के अध्यक्ष बनाने के लिए मतदान जो हुआ 39 के त्रिपुरी अधिवेशन में हुआ। पट्टाभी सीतारमैया हार गए। तो गांधी जी ने कहा कि ये हार पट्टाभी सीतारमैया की नहीं है, ये हार मेरी है। तो फिर इस समय जीतने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को कहा कि भाई आप अपने आप हिसाब से कार्यकारिणी बनाओ, लेकिन गांधी जी से ने इनसे बनाने के लिए मना कर दिया। तो उसके बाद सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। शेष कार्यकाल के लिए राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया और इसके बाद मई 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर दी। किसकी स्थापना कर दी? फॉरवर्ड ब्लॉक की। ये कब हुई? 1939 में। तो 2 बार ये अध्यक्ष बने। किसको हराया? पट्टाभी सीतारमैया को। और ये हरिपुरा, ये त्रिपुरी जो है वो जबलपुर मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 25, विवेकानंद ने शिकागो में विश्व धर्म संसद में कब भाग लिया? मई 1893, जुलाई 1893, सितंबर 1893 और नवंबर 1893। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन संख्या 3, सितंबर 1893 में अमेरिका के शिकागो में फुलटन हॉल में। कहाँ? फुलटन हॉल में धर्म संसद का आयोजन किया गया। इसमें स्वामी विवेकानंद जी ने हिंदू प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया और इन्होंने अपना मोस्ट इम्पोर्टेंट भाषण जो था उसमें सबसे पहले शब्द कहा, मेरे अमेरिकन भाइयों और बहनों। और इस संबोधन ने सबका को और अपना ध्यान आकर्षित किया। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 26, निम्नलिखित में से किसे उदारवादी नेता नहीं कहा जा सकता? दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता और विपिन चंद्र पाल।
तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विपिन चंद्र पाल। देखिए, विपिन चंद्र पाल बंगाल के उग्रवादी नेता थे, उग्र राष्ट्रवादी थे, ये उदारवादी नहीं थे। इनको राष्ट्रवाद का महान पैगंबर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राष्ट्रवाद का महान पैगंबर। और इनको भारत में क्रांतिकारी विचारों का पिता कहा जाता है। भारत में क्रांतिकारी विचारों का पिता किसको कहा जाता है? विपिन चंद्र पाल को। अब देख लेते हैं विपिन चंद्र पाल की के समाचार पत्र है। एक तो न्यू इंडिया, ये विपिन चंद्र पाल ने चलाया, ठीक है। भारत, वंदे मातरम, न्यू इंडिया, भारत, वंदे मातरम, ये विपिन चंद्र पाल से संबंधित है। और विपिन चंद्र पाल की आत्मकथा है सत्तार बसत्तार। ये विपिन चंद्र पाल की क्या है? आत्मकथा है, सत्तार बसत्तार। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 27। हिंद स्वराज के लेखक है राम मनोहर लोहिया, स्वामी दयानंद सरस्वती, महात्मा गांधी और मौलाना अबुल कलाम आजाद। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन संख्या 3। देखिए, 1915 से पहले महात्मा गांधी अफ्रीका रहते थे और 1909 में महात्मा गांधी अफ्रीका से इंग्लैंड गए और इंग्लैंड से वापस आते समय इन्होंने जहाज के अंदर ही गुजराती भाषा में एक किताब लिखी जिसका नाम था हिंद स्वराज। ठीक है, किस भाषा की किताब थी? गुजराती में। कब लिखी? 1909 में। किसमें? जहाज के अंदर। शायद उस जहाज का नाम SS कोडेना था। ठीक है, आगे चलकर इन्होंने इसी का ही अंग्रेजी अनुवाद कर दिया, इंडियन होम रूल। इंडियन होम रूल। तो प्रश्न है कब लिखी? 1909 में। नाम क्या था? हिंद स्वराज। किस भाषा में था? गुजराती। और इसको अंग्रेजी में लिखा, उसका नाम क्या था? इंडियन होम रूल। ठीक है, आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 28। ये विवेकानंद ने शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन में कब भाग लिया? आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 29। बारडोली सत्याग्रह का नेता कौन था? 1 मौलाना आजाद, 2 मोहनदास गांधी, 3 वल्लभ भाई पटेल और 4 C राजगोपालाचारी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन संख्या 3 वल्लभ भाई पटेल। देखिए, बारडोली में क्या हुआ? ब्रिटिश सरकार ने 30% भू राजस्व बढ़ाने की बात कही। कितने परसेंट? 30%। तो 30% भू राजस्व बढ़ाने या लगान बढ़ाने के विरोध में फरवरी 1928 में, कब? फरवरी 1928 में बारडोली के किसानों ने वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में आंदोलन शुरू कर दिया। ठीक है, और आंदोलन शुरू होने के बाद मुंबई के गवर्नर थे लेस्ली विल्सन। इन्होंने ब्रूमफील्ड और मैक्सवेल के दोनों को मिलाकर के एक जांच आयोग का गठन किया और इस जांच आयोग ने वापस रिपोर्ट दी कि ये जो बढ़ा हुआ लगान है वो 6.3% ही रखा जाए, ना कि 30%। ठीक है, तो कब हुआ? फरवरी 1928 में वल्लभ भाई पटेल ने किया था इसका नेतृत्व। लेकिन जब ये आंदोलन सफल हो गया तो बारडोली की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी। किसकी उपाधि दी? सरदार की उपाधि। तो वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी? बारडोली की महिलाओं ने। यह आंदोलन फरवरी 1928 को हुआ और इस समय बम्बई का गवर्नर कौन था? लेस्ली विल्सन, जिसने आयोग गठन किया किसके नेतृत्व में? ब्रूमफील्ड और मैक्सवेल के नेतृत्व में। ठीक है, आगे चलते हैं, प्रश्न 30। सरदार पटेल को किस देशी राज्य के विरुद्ध पुलिस कार्यवाही करनी पड़ी? ऑप्शन संख्या 1 भोपाल, 2 जम्मू कश्मीर, 3 जूनागढ़ और 4 हैदराबाद। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन संख्या 4 हैदराबाद। ठीक है, 1948 जब भारत आज़ाद हुआ तो उस समय हैदराबाद का निजाम था उस्मान अली खान। कौन था? उस्मान अली खान। इस उस्मान अली खान ने क्या किया कि भारत के साथ
स्टैंड स्टिल समझौता किया। कौन सा समझौता? स्टैंड स्टिल, यानी यथास्थिति बनाए रखे और विचार करूंगा कि मुझे भारत में मिलना है। लेकिन इसने साथ ही क्या किया? पाकिस्तान से संपर्क साधा और पाकिस्तान को 20 करोड़ रुपए दिए, क्या कि हमें बम वर्षक विमानों का एक जो है स्क्वाड्रन दीजिए जो हमारी रक्षा के लिए हो। तो इसके ऐसे स्वभाव के कारण या फिर उस समय इसके जो समर्थक थे उन्होंने रजाकारों की मिलिशिया का गठन किया। तो इसके बाद हैदराबाद में सितंबर 1948 में, कब? सितंबर 1948 में ऑपरेशन पोलो चलाया गया। ऑपरेशन पोलो चला करके और इसके बाद आत्मसमर्पण कर दिया यहाँ के हैदराबाद के निजाम ने, और फिर हैदराबाद का विलय भारत में हो गया। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 31। यह चेरी जो एक दिन हमारे मुंह में गिरेगी 1851 ईस्वी में अवध के लिए यह किसने कहा था? लॉर्ड मेयो, लॉर्ड एल्गिन, लॉर्ड डलहौजी और वेलेस्ली। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन संख्या 3, लॉर्ड डलहौजी। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 32। श्रीनिवास शास्त्री, केजी देवधर, एनएम जोशी और हृदयनाथ कुंजारू किस संस्था से संबंधित थे? ऑप्शन संख्या 1 भारत सेवक समाज, 2 अखिल भारतीय उदारवादी संघ, 3 हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन और 4 अनुशीलन समिति। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन संख्या 1 भारत सेवक समाज। इस भारत सेवक समाज को कहा जाता है सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। क्या कहा जाता है? सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। और इस सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 12 जून 1905 को गोपाल कृष्ण गोखले ने महाराष्ट्र के पुणे में की थी। कहाँ गई थी? की थी पुणे में, गोपाल कृष्ण गोखले। और इसके अलावा श्रीनिवास शास्त्री, जी के देवधर, एनएम जोशी और हृदयनाथ कुंजारू इससे संबंधित थे। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 32। 1857 के विद्रोह के समय गवर्नर जनरल कौन थे? तो 1857 के विद्रोह के समय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग। और इन्होंने फिर 1858 का विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़ा और भारत के गवर्नर जनरल के बाद ये वायसराय, ये अंतिम गवर्नर जनरल थे भारत के और प्रथम भारत के वायसराय थे लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, 1857 की क्रांति के समय ये भारत के गवर्नर जनरल थे। आगे प्रश्न संख्या 34। 1918 के अहमदाबाद कपड़ा मिल हड़ताल में गांधी जी को किसने बुलाया था? ऑप्शन 1 जी के गोखले, 2 अनुसुईया साराभाई, 3 रामकरण जोशी और 4 राजकुमार शुक्ला। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन संख्या 2 अनुसुईया साराभाई। हुआ क्या था? 1918 में अहमदाबाद मिल में काम करने वाले मजदूरों ने 35% प्लेग बोनस देने की मांग को लेकर हड़ताल की और इस हड़ताल का नेतृत्व करने के लिए अनुसुईया साराभाई ने गांधी जी को बुलाया और गांधी जी भारत आए। गांधी जी अहमदाबाद गए और 15 मार्च 1918 को गांधी जी ने भूख हड़ताल की। ये गांधी जी की भारत में पहली भूख हड़ताल थी और इसके बाद गांधी जी और मिल मालिकों के साथ समझौता हो गया और ध्रुव समिति का गठन किया गया और इस समिति के गठन के आधार पर इनको 35% प्लेग बोनस दे दिया गया। अब राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को 1916 के लखनऊ अधिवेशन में गांधी जी ने भाग लिया था। उस अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल मिले और गांधी जी को चंपारण आने का न्योता दिया। तो गांधी जी का भारत में पहला आंदोलन था चंपारण, 1917 में चंपारण बिहार, और उसमें किसने बुलाया था? राजकुमार शुक्ल ने। प्रश्न संख्या 35। चंपारण में कृषकों के असंतोष का प्रमुख कारण क्या था? 1 अकाल के कारण, 2 क्षेत्रीय नेतृत्व के अभाव के कारण, 3 जागीरदारों के जुल्म के कारण और 4 यूरोपीय बागान मालिकों द्वारा नील उगाने के लिए बाध्य किए कर जाने के कारण। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन संख्या 4 यूरोपीय बागान मालिकों द्वारा नील उगाने के लिए बाध्य करने के कारण। चंपारण में जो नील की खेती करते थे उन किसानों को कुल खेती के 3/20 भाग में नील की खेती करनी आवश्यक थी और इससे जो उत्पादन होता था वो देना होता था इन यूरोपीय बागान मालिकों को, जिनको नीलहा कहा जाता था।
इन नील को दिया जाना था। इनके खिलाफ इन्होंने आंदोलन किया राजकुमार शुक्ल के नेतृत्व में। फिर गांधी जी आए और गांधी जी ने इसका नेतृत्व किया और उस समय फिर फ्रैंक स्लाई आयोग का गठन किया गया और इस फ्रैंक स्लाई आयोग ने इन किसानों को रियायतें दे दी। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर है यूरोपीय बागान मालिकों के खिलाफ आंदोलन किया, क्योंकि ये नील की खेती 3/20 भाग में करने के लिए बाध्य किया था। इसको तिनकठिया पद्धति कहते थे। तो तिनकठिया पद्धति कहाँ थी? चंपारण में। चंपारण कहाँ है? बिहार में। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 36, विवेकानंद द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की गई? 1 1895, 2 1896, 3 1897 और 4 1898। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन संख्या 3 1897। तो स्वामी विवेकानंद ने 5 मई 1897 को, कब? 5 मई 1897 को कलकत्ता में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की और 1899 में इसका मुख्यालय कर दिया गया वेलूर। ये वेलूर भी कलकत्ता में ही है, ठीक है। और इसके अलावा गांधी जी ने एक और इम्पोर्टेंट, न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी का गठन किया था। किसका? वेदांत सोसाइटी। इसका गठन कहाँ किया गया? न्यूयॉर्क में, गांधी जी द्वारा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो गया ऑप्शन संख्या 3, स्वामी विवेकानंद द्वारा वेदांत सोसाइटी का गठन न्यूयॉर्क में किया गया। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 37, निम्नलिखित में से किसकी सलाह पर दयानंद सरस्वती ने हिंदी भाषा में अपने विचारों के प्रचार का निर्णय किया? ऑप्शन संख्या 1 भारतेंदु हरिश्चंद्र, 2 MG रनाडे, 3 केशव चंद्र सेन और 4 बंकिम चंद्र चटर्जी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन संख्या 3 केशव चंद्र सेन। आगे चलते हैं। द सोल ऑफ इंडिया का लेखन किसके द्वारा किया गया? ये हमने पहले पढ़ दिया था। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन संख्या 3 बिपिन चंद्र पाल ने द सोल ऑफ इंडिया लिखी थी। ये प्रश्न पहले भी पूछा गया है। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 39, उस समाचार पत्र को चिन्हित कीजिए जिससे राजा राम मोहन राय अथवा उनकी संस्था आत्मीय सभा का संबंध नहीं था। बांग्ला भाषा का बंगाल गजट, बांग्ला भाषा का समाचार चंद्रिका, बांग्ला भाषा का संवाद कुबुती, बांग्ला भाषा का मिरात उल, फारसी भाषा का मिरात उल अखबार। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन संख्या 2 बांग्ला भाषा का समाचार चंद्रिका। देखिए, समाचार चंद्रिका का प्रकाशन करते थे भवानी चरण बंदोपाध्याय। कौन थे? भवानी चरण बंदोपाध्याय। ये भवानी चरण बंदोपाध्याय पहले संवाद कौमुदी से जुड़े हुए थे, लेकिन बाद में इनका राजा राम मोहन राय से मतभेद हो गया। मतभेद होने के बाद इन्होंने खुद 1822 में समाचार चंद्रिका का प्रकाशन प्रारंभ कर दिया गया और ये राजा राम मोहन राय के विचारों के खिलाफ था, ठीक है। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 40, क्रांतिकारी जो उस दल का सदस्य था जिसने लॉर्ड हार्डिंग की हत्या का प्रयास किया? ऑप्शन संख्या 1 जोरावर सिंह, 2 केसरी सिंह, 3 गोपाल सिंह और 4 विजय सिंह। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन संख्या 1 जोरावर सिंह, ठीक है। ये जोरावर सिंह बारठ थे। इन्होंने रास बिहारी बोस ने 1912 में लॉर्ड हार्डिंग जब कलकत्ता से दिल्ली राजधानी स्थानांतरित करी भारत की, तब चांदनी चौक पर आ रहा था। उस समय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका गया। लॉर्ड हार्डिंग तो बच गया था। तो इस बम हत्या के प्रयास में जोरावर सिंह बारठ शामिल थे। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 41, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस एटक के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? 1 लोकमान्य तिलक, 2 लाला लाजपत राय, 3 दीवान चमनलाल और 4 विपिन चंद्र पाल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन संख्या 2 लाला लाजपत राय। देखिए, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस एटक, इसकी स्थापना 1920 में NM जोशी ने की थी। किसने की थी? NM जोशी ने। कब की थी? 1920 में NM जोशी ने। लेकिन इसका पहला अधिवेशन जो हुआ
वो 31 अक्टूबर 1920 को हुआ। कब हुआ? 31 अक्टूबर 1920 को। और इस अधिवेशन में लाला लाजपत राय को प्रथम अध्यक्ष बनाया गया। तो प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय। स्थापना किसने की थी? एनएम जोशी ने। कब की थी? 1920 में। और इसका पहला अधिवेशन 31 अक्टूबर 1920 को हुआ। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 42। स्पेनिश अमेरिका में क्रांति की सफलता से खुश होकर किस भारतीय समाज सुधारक ने सार्वजनिक भोज का आयोजन किया था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन संख्या 1, राजा राम मोहन राय। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 43। 1943 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा निर्मित स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार को निम्नलिखित में से किन देशों ने मान्यता दी थी? जापान, कोरिया, आयरलैंड और इटली। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन संख्या 3। इन चारों देशों ने ये जो सुभाष चंद्र बोस की स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार को मान्यता दी थी। और इस सरकार के प्रधानमंत्री तो सुभाष चंद्र बोस खुद थे। एच.सी. चटर्जी वित्त मंत्री थे। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन संख्या 3, 1, 2, 3, 4। आगे चलते हैं, गांधी जी ने दांडी यात्रा कब प्रारंभ की? 12 फरवरी 1922, 12 मार्च 1930, 6 अप्रैल 1930 और 2 मार्च 1930। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन संख्या 2, 12 मार्च 1930। गांधी जी ने अपने साबरमती आश्रम से, कब से, कहाँ से? साबरमती आश्रम से दांडी तक ये यात्रा प्रारंभ की। 12 मार्च 1930 को यात्रा प्रारंभ हुई और 6 अप्रैल 1930 को 24 दिन बाद गांधी जी ने नमक कानून तोड़ करके सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया। कौन सा आंदोलन प्रारंभ किया? सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, किसने किया? गांधी जी ने। गांधी जी और उनके 78 अनुयायी थे। मुस्लिमों में इसमें बदरुद्दीन तैयब जी भी थे। तो प्रश्न पूछा जाए, दूसरा इंपॉर्टेंट व्यक्ति गांधी जी के बाद इस यात्रा में जो था वो बदरुद्दीन तैयब जी था। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 45। निम्नलिखित में से किसने पहली बार स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया और हिंदी भाषा को भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया? ऑप्शन संख्या 1, राजा राम मोहन राय। ऑप्शन संख्या 2, स्वामी दयानंद सरस्वती। 3, स्वामी विवेकानंद और 4, बाल गंगाधर तिलक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन संख्या 2, स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती ने पहली बार 4 स्व की अवधारणा दी। किसकी अवधारणा दी? 4 स्व की अवधारणा। स्वराज्य, स्वधर्म, स्वदेश और स्वभाषा। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन संख्या 2। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 46। निम्नलिखित में से किसने यंग इंडिया में लिखा है कि 1857 की क्रांति राजनीतिक तथा राष्ट्रीय दोनों थी? ऑप्शन संख्या 1, महात्मा गांधी। 2, सरदार पटेल। 3, लाला लाजपत राय और 4, सुभाष चंद्र बोस। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन संख्या 3, लाला लाजपत राय। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 47। स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई? दिसंबर 1922, जनवरी 1923, मार्च 1923 और दिसंबर 1923। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन संख्या 1, 2, जनवरी 1923 में C.R. दास। किसने? C.R. दास और मोतीलाल नेहरू। C.R. दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी का गठन किया। कब? जनवरी 1923 में। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 48। इनमें से किसने एज ऑफ कंसेंट बिल का विरोध किया था? महादेव गोविंद रानाडे, आर.जी. भंडारकर, बंकिम चंद्र चटर्जी और बाल गंगाधर तिलक। मार्च 1891 में ये एज ऑफ कंसेंट बिल आया था और ये बहराम जी मालाबारी के प्रयासों से, किसके प्रयासों से? बहराम जी मालाबारी, इनके प्रयासों से एज ऑफ कंसेंट एक्ट आया 1891 में। इसमें लड़कियों की विवाह की न्यूनतम आयु 12 वर्ष निर्धारित की गई। कितनी निर्धारित की गई? 12 वर्ष। और इसके खिलाफ बाल गंगाधर तिलक ने कहा कि भाई हमारे जो
रीति रिवाज है उस पर अटैक हो रहा है, किसके द्वारा? एक्ट्स के द्वारा। कौन कर रहा है? ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को हमारे रीति रिवाजों के बीच में कोई भी प्रभाव डालने की जरूरत नहीं है। तो इस प्रकार 4 ऑप्शन सही है कि बाल गंगाधर तिलक ने इस एज ऑफ कंसेंट एक्ट का विरोध किया। ऑप्शन संख्या 49, लेख में नास्तिक क्यों हो किसके द्वारा लिखा गया? 1 रास बिहारी बोस द्वारा, 2 भगत सिंह द्वारा, 3 सुभाष चंद्र बोस और 4 चंद्रशेखर आजाद द्वारा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन संख्या 2 भगत सिंह। तो भगत सिंह ने दिल्ली षड्यंत्र केस के तहत 1929 में जेल में रहते हुए मैं नास्तिक क्यों हूं पुस्तक की रचना की। कब लिखी? 1929 में, जब वो दिल्ली षड्यंत्र केस के तहत जेल में रह रहे थे। इसके अलावा भगत सिंह की 2 प्रमुख रचनाएं और है। एक है आइडिया ऑफ नेशन। कौन सी है? आइडिया ऑफ नेशन। और दूसरी है नो हैंगिंग सूट अस। नो हैंगिंग सूट अस। तो ये दोनों पुस्तकें जो है वो किसकी है? आपके भगत सिंह द्वारा, नो हैंगिंग सूट अस। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 50, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान क्रांतिकारियों द्वारा की गई हत्याओं का सही क्रम क्या है? 1 सर कर्जन वाइली की हत्या, 2 जेपी सैंडर्स की हत्या, 3 एमटी जैक्सन की हत्या और 4 डब्ल्यूसी रैंड की हत्या। तो ये जो ऑप्शन देखेंगे तो सबसे पहले जून 1897 में इस डब्ल्यूसी रैंड की हत्या की गई, क्योंकि 1896 में पुणे में भयानक प्लेग फैला और इस समय पुणे का प्लेग कमिश्नर रैंड था, इसने अत्याचार किया। इस कारण चापेकर बंधुओं ने, बालकृष्ण चापेकर और दामोदर हरि चापेकर ने रैंड और इसके साथी एयस्ट की हत्या कर दी। किसने की? चापेकर बंधुओं ने। अब देखिए इसके बाद कर्जन वाइली की हत्या जो है 1 जुलाई 1909 को हुई। कब हुई? 1 जुलाई 1909 लंदन में मदन लाल ढींगरा ने कर्जन वाइली की हत्या की। ठीक है। इसके बाद जैक्सन की हत्या दिसंबर 1909। जैक्सन की हत्या जो है दिसंबर 1909 को जैक्सन की हत्या हुई। दिसंबर 1909 को जैक्सन की हत्या। और सैंडर्स की हत्या हो गई आपके 1928 में लाहौर में। सैंडर्स की हत्या जो है भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने की। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन संख्या 2, 4, 1, 3, 2। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 51, सुभाष चंद्र बोस के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? CR दास ने उन्हें नेशनल कॉलेज का प्राचार्य नियुक्त किया, ये कथन सत्य है। सुभाष चंद्र बोस ने कलकत्ता नगर निगम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में भी काम किया, ये भी सत्य है। वे कलकत्ता नगर निगम के महापौर चुने गए, ये भी सत्य है। और 1939 में उन्होंने कांग्रेस में फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया, ये चारों ही कथन सत्य है। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 52, निम्नलिखित में से किसके सुझाव पर दयानंद सरस्वती ने सार्वजनिक भाषणों में संस्कृत के स्थान पर हिंदी का प्रयोग करना आरंभ किया? ये प्रश्न आपके पहले भी पूछा गया है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन संख्या 1, केशव चंद्र सेन। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 53, 1857 के विप्लव के दौरान निम्न विद्रोह स्थलों को विद्रोह फैलने के कालानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। ऑप्शन संख्या 1 मेरठ, 2 बरेली, 3 झांसी और 4 कोटा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपके ऑप्शन संख्या 1, 2, 3 और 4। ऑप्शन संख्या 1 देखिए, क्योंकि 1857 की क्रांति है, इसकी शुरुआत हुई थी 10 मई 1857 को। कहाँ से? मेरठ से। तो पहला दे रखा है मेरठ और केवल एक ऑप्शन है जिसमें एक पहली बार मेरठ सबसे पहले आया हुआ है, तो सीधा ही इस मेरठ को देखते ही ये प्रश्न हल हो जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन संख्या 1 मेरठ। मेरठ में 10 मई 1857 को, ठीक है, ये क्रांति
प्रारंभ हुई। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 54। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक सदस्य कौन थे? ऑप्शन संख्या 1 चंद्रशेखर आजाद, 2 सचिंद्र सान्याल, 3 अरविंद घोष और 4 राम प्रसाद बिस्मिल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या 4, 1, 2 और 4। अरविंद घोष हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य नहीं थे। इस एचआरए की स्थापना हुई थी आपके अक्टूबर 1924 को। कब हुई थी? अक्टूबर 1924 को कानपुर में। कहाँ हुई थी? कानपुर में। चंद्रशेखर आज़ाद, सचिंद्र सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खान ने इसकी स्थापना की थी एचआरए की। फिर आगे चलकर 1928 में ये एचएसआरए के में बदल गया और फिरोज शाह कोटला दिल्ली में इसकी एचएसआरए की स्थापना हुई। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 55। निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजा राम मोहन राय के संबंध में सही नहीं है? इन्होंने द प्रिसेप्ट ऑफ जीसस द गाइड टू पीस एंड हैप्पीनेस शीर्षक से एक पुस्तक प्रकाशित की। इन्होंने इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना की। इन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना की। इन्होंने फारसी में तोहफत उल मुवाहिदीन नामक से एक पुस्तक का प्रकाशन किया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन संख्या 2, इन्होंने इंडियन रिफॉर्म की एसोसिएशन की स्थापना की। इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना 1870 में केशव चंद्र सेन ने की थी। किसने की थी? केशव चंद्र सेन ने। तो सही उत्तर ये हो गया। अब देखो, आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय ने 1815 में की थी, ठीक है। और इसके बाद 1817 में इन्होंने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की। डेविड हिंदू कॉलेज की स्थापना की। कहाँ? 1817 में डेविड हेयर के सहयोग से। आगे चल के 1825 में इन्होंने कलकत्ता में वेदांत कॉलेज की स्थापना की। तो पूछा जाए वेदांत कॉलेज का संबंध राजा राम मोहन राय से कब स्थापना हुई? 1825 में। हिंदू कॉलेज 1817 में। और इन्होंने 1825 में वेदांत कॉलेज और 1826 में वेदांत सोसाइटी की स्थापना की। वेदांत सोसाइटी बंगाल में। और आगे चल करके फेमस इन्होंने 18 अगस्त 1828 को आपके ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। और इनकी पुस्तकें जो है वो द प्रिसेप्ट ऑफ जीसस है, हिंदू उत्तराधिकार नियम है, और नीति वचन, और ये जो तोहफतुल मुवाहिदीन है, ये तोहफतुल मुवाहिदीन है, इसका प्रकाशन हुआ था आपके 1804 में। और द प्रिसेप्ट ऑफ जीसस द गाइड टू पीस एंड हैप्पीनेस, इसका प्रकाशन 1820 में हुआ, ठीक है। तो ये प्रश्न है, इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना जो है केशव चंद्र सेन ने 1870 में की थी, इस कारण इसका ऑप्शन 2 राइट है। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 56। कहाँ और कब आर्य समाज की स्थापना हुई? 1 बम्बई 1875, 2 लाहौर 1875, 3 आगरा 1885, 4 मुंबई 1885। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन संख्या 1 बम्बई 1875। आर्य समाज की स्थापना 10 अप्रैल 1875 को हुई। कब हुई? 10 अप्रैल 1875 को। कहाँ हुई? बम्बई में। लेकिन इसके 2 साल बाद 1877 में इसका मुख्यालय जो कर दिया गया लाहौर में। तो लाहौर मुख्यालय कब हुआ? 1877 में। स्थापना हुई 1875 में बम्बई में। किसने करी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 57। निम्नलिखित में से कौन सा मुद्दा उन मांगों का हिस्सा नहीं था जो गांधी जी ने गवर्नर जनरल को इरविन को भेजी थी? देखिए, 1929 में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ और इस अधिवेशन में सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने की पूरी जिम्मेदारी गांधी जी को दी गई। तो गांधी जी ने क्या किया? 30 जनवरी 1930 को अपने समाचार पत्र यंग इंडिया में गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन के नाम एक खुला पत्र लिखा और 11 मांगे की, और कहा कि अगर ये 11 मांगे नहीं मानी गई तो हम क्या करेंगे?
सभी ने अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर देंगे। और फिर वास्तव में इनकी 11 मांगे नहीं मानी गई तो इन्होंने 12 मार्च 1930 से दांडी यात्रा प्रारंभ की। तो इसमें संपूर्ण मद्य निषेध भी था, भूमि कर में 50% की कमी भी थी, नमक कर की समाप्ति भी थी और भारत को पूर्ण आंतरिक स्वायत्तता इसमें नहीं थी। ठीक है, तो ये इस प्रश्न का सही उत्तर हो गया। इसके अलावा कुछ 2 मांगे और थी। एक तो इनकी मांग थी राजनीतिक बंदियों को रिहाई। कौन सी मांग थी? राजनीतिक बंदियों की रिहाई। और जिस प्रकार भूमि कर में 50 कमी है, उस प्रकार सैन्य खर्च में भी 50% कमी की बात की गई। तो ये इंपॉर्टेंट बातें इसकी उन 11 मांगों में से थी। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 58। बंकिम चंद्र चटर्जी के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। उन्होंने बंगला संस्कृति के उत्थान हेतु बंग दर्शन नामक पत्रिका का प्रकाशन किया। आनंद मठ के अतिरिक्त उन्होंने दुर्गेश नंदिनी और कपाल कुंडला नामक उपन्यास भी लिखी। निम्न में से कौन से कथन सत्य है? तो ये दोनों कथन ही सत्य है। ये जो दुर्गेश नंदिनी है, ये इनका प्रथम उपन्यास था 1865 में, और कपाल कुंडला इनका द्वितीय उपन्यास था 1866 में प्रकाशित हुआ, और इन्होंने बंग दर्शन नामक पत्रिका का प्रकाशन भी किया था। इस प्रकार ये दोनों उत्तर जो है वो सही है, ऑप्शन सही है। प्रश्न संख्या 59। मैं ईश्वर की पवित्र सौगंध खाकर कहता हूँ कि मैं भारत तथा उसके 48 करोड़ वासियों की स्वतंत्रता के लिए अपने अंतिम श्वास तक युद्ध करता रहूँगा। यह कथन था आपके सुभाष चंद्र बोस का। प्रश्न संख्या 60। निम्न में से किस वायसराय के कार्यकाल में INA मुकदमा चलाया गया? 1 माउंटबेटन, 2 वेलिंगटन, 3 लिंडथगो और 4 वेवेल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन संख्या 4। 1945 में आजाद हिंद फौज के 3 सिपाहियों प्रेम सहगल, गुरबख्श सिंह ढिल्लो और शहनवाज खान, इन तीनों के खिलाफ आज़ाद हिंद मुकदमा चलाया गया। ये दिल्ली में ओपन मुकदमा चला गया, दिल्ली के लाल किले में। इस कारण इसको लाल किला मुकदमा भी कहा जाता है। और कांग्रेस ने भूलाभाई देसाई के नेतृत्व में आज़ाद हिंद फौज बचाव समिति का गठन किया और भूलाभाई देसाई ने वकीलों के दलों का नेतृत्व किया और इनका केस लड़ा, किंतु इसके बाद भी इनको फांसी हो गई। किंतु फिर बाद में वेवेल ने जनमानस को उद्वेलित हुआ देखा और इनकी फांसी को रद्द कर दिया गया। तो ये ऑप्शन संख्या 4 वेवेल। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 61। निम्न में से किस अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की? ऑप्शन संख्या 1 बेलगांव, 2 कलकत्ता, 3 हरिपुरा और 4 अहमदाबाद। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन संख्या 3 हरिपुरा 1938, और फिर आगे त्रिपुरी 1939 में भी इन्होंने नेतृत्व किया, यानी अध्यक्षता करी। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 62। निम्न में से कौन सा स्थान भारत छोड़ो आंदोलन के विषय में असत्य है? यह क्रिप्स इंडिया मिशन की असफलता के बाद आरंभ किया गया। अनेक जिलों में स्वतंत्र सरकारों की घोषणा की गई। जेल में रहते हुए गांधी जी ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया और कांग्रेस के समाजवादी दल के सदस्यों ने भूमिगत प्रतिरोध जारी रखा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन संख्या 3। जेल में रहते हुए गांधी जी ने इसका आंदोलन का नेतृत्व नहीं किया था। भूमिगत रह करके समाजवादी दल के सदस्यों ने इनका नेतृत्व किया और ये स्वतः स्फूर्त आंदोलन कहलाया गया। और समानांतर सरकारों का भी गठन किया गया। इस दौरान बलिया में चित्तू पांडे ने तामलुक की जातीय सरकार का भी गठन हुआ। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन संख्या 3। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 63। बारदोली सत्याग्रह किए जाने का कारण था? 1 अकाल राहत कार्यों का अभाव, 2 अकाल के बावजूद लगान वसूली का जारी रहना, 3 कृषकों की भूमि का सरकार द्वारा अधिग्रहण और 4 बढ़ी हुई लगानों दरों का
विरोध। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन संख्या 2। अकाल के बावजूद भी सरकार ने लगान वसूली जारी रखी और लगान को जो है 30% बढ़ा भी दिया। तो इसके कारण 1928 में सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में बारदोली आंदोलन हुआ और इस बारदोली आंदोलन के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल को वहाँ की स्त्रियों ने सरदार की उपाधि दी। ये प्रश्न हम इसी वीडियो में पहले कर चुके हैं। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 64, असहयोग आंदोलन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? एक, यह एक जन आंदोलन था। दूसरा, इस आंदोलन के बाद गांधी जी कांग्रेस के शीर्ष नेता बन गए। तीसरा, इस आंदोलन को वापस ले लिए जाने के कारण कांग्रेस का विभाजन हो गया। और चौथा, चोरा चोरी की हिंसक घटनाओं के बाद यह आंदोलन रोक दिया गया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन संख्या 3। इस आंदोलन को वापस लेने के बाद भी कांग्रेस का विभाजन नहीं हुआ। क्या हुआ? 4 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले में एक स्थान है चोरा चोरी, उस जगह भगवान अहीर के नेतृत्व में जो पूर्व सैनिक था, असहयोग आंदोलन का जुलूस निकल रहा था, तो पुलिस ने इस भगवान अहीर की पिटाई कर दी। तो इसके बाद जनता आक्रोशित हो गई और जनता ने थाने को आग लगा दी, जिसके कारण 22 पुलिस वाले जलकर मर गए। इस घटना की जानकारी गांधी जी को मिली तो गांधी जी ने इसके बाद 12 फरवरी 1922 को, कब? 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। कहाँ से लिया? बारदोली में। लेकिन वापस लेने के बाद कांग्रेस का विभाजन नहीं हुआ। इस कारण इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या 3। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 65, अखिल भारतीय कांग्रेस के प्रथम 20 वर्ष में इसका 3 बार कौन अध्यक्ष बना? 1, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, 2, दादा भाई नौरोजी, 3, गोपाल कृष्ण गोखले और 4, मोतीलाल नेहरू। इस प्रश्न को डिलीट कर दिया गया क्योंकि दादा भाई नौरोजी 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष तो बने थे, लेकिन वो प्रथम 20 वर्षों में नहीं, जबकि प्रथम 22 वर्षों में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। ठीक है, तो आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 66, गांधी जी से हुए पूना पैक्ट पर निम्न में से किसने हस्ताक्षर किए थे? 1, डॉक्टर BR अम्बेडकर, 2, MN राय, 3, वल्लभ भाई पटेल और 4, अब्दुल कयूम खान। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन संख्या 1, BR अम्बेडकर। हुआ क्या था? 16 अगस्त 1932 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडॉनल्ड ने कम्युनल अवार्ड जारी किया। इसमें मुसलमानों की तरह हिंदुओं से अलग दलितों को भी पृथक निर्वाचन दिया गया। दलितों को क्या दिया गया? पृथक निर्वाचन। 16 अगस्त 1932 को जब दलितों को पृथक निर्वाचन दिया गया तो इसके विरोध में गांधी जी ने 20 सितंबर 1932 को, कब? 20 सितंबर 1932 को पूना के यरवड़ा जेल में, कहाँ? पूना के यरवड़ा जेल में आमरण अनशन प्रारंभ कर दिया। इसके बाद भीमराव अंबेडकर और गांधी जी के बीच 26 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट हुआ। कब हुआ? 26 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट हुआ और इस पूना पैक्ट के तहत प्रांतीय विधानमंडलों में दलितों के लिए 148 सीट रिजर्व रखी गई। और इस पूना पैक्ट पर गांधी जी ने हस्ताक्षर किए नहीं थे। गांधी जी की जगह मदन मोहन मालवीय ने हस्ताक्षर किए थे और BR अम्बेडकर ने भी हस्ताक्षर किए थे। तो ये पूना पैक्ट गांधी जी और भीमराव अम्बेडकर के बीच में हुआ था। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 67, 1920 के कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में गांधी जी के असहयोग नीति को अपनाने का समर्थन किसने किया था? ऑप्शन संख्या 1, मदन मोहन मालवीय, 2, विपिन चंद्र पाल, 3, मोतीलाल नेहरू और 4, देशबंधु। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो गया ऑप्शन संख्या 3, मोतीलाल नेहरू। तो मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस के 1920 के कलकत्ता अधिवेशन में असहयोग की नीति अपनाने का क्या किया था? समर्थन किया था, जबकि विरोध किया था आपके CR दास। प्रश्न संख्या 68, कांग्रेस के किस अधिवेशन में सूरत विभाजन हुआ? ऑप्शन संख्या 1, 20वें, 2, 23वें, 3, 21वें और 4, 25वें। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन संख्या 2, 23वें। देखिए,
1907 में कांग्रेस का सूरत अधिवेशन हुआ और ये कांग्रेस का 23वां अधिवेशन था और इसकी अध्यक्षता की थी आपके रास बिहारी घोष ने। अध्यक्षता किसने की थी? रास बिहारी घोष ने। यह अधिवेशन पहले नागपुर में होने वाला था, लेकिन नरम दल के लोगों ने इसको तिलक को कांग्रेस का अध्यक्ष बनने से रोकने के लिए इसको नागपुर से सूरत ट्रांसफ़र करवा दिया गया। तो ये सूरत अधिवेशन जो हुआ 23वां अधिवेशन था। कब हुआ? 1907 में। अध्यक्षता किसने की थी? रास बिहारी घोष ने। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 69। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किसकी असफलता के बाद भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया? 1 कैबिनेट मिशन, 2 साइमन कमीशन, 3 क्रिप्स मिशन और 4 वेवेल प्लान। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन संख्या 3 क्रिप्स मिशन। भारत के राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल ने क्रिप्स मिशन का गठन किया और ये क्रिप्स मिशन 22 मार्च 1942 को भारत आया। क्रिप्स मिशन कब आया? 22 मार्च 1942 को भारत आया और इसने 29 मार्च 1942 को अपना प्रस्ताव रखा। लेकिन इस क्रिप्स मिशन ने क्या है, उस समय कांग्रेस स्वराज से कम कुछ मांगना नहीं चाह रही थी, लेकिन क्रिप्स मिशन ने स्वराज की जगह डोमिनियन स्टेट्स दिया। इसलिए डोमिनियन स्टेटस के विरोध में भारतीयों ने इसका विरोध किया और इसके परिणाम स्वरूप भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ। कैबिनेट मिशन ये आपका आया था 1946 में, साइमन कमीशन 1927-28 में और वेवेल प्लान बना था 1945 में। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर हो गया ऑप्शन संख्या 3 क्रिप्स मिशन। हिंदू एवं मुसलमानों की एकता स्थापित करने के संबंध में ऐसा अवसर 100 वर्षों तक नहीं मिलेगा। खिलाफत आंदोलन के संबंध में यह किसने सोचा था? ऑप्शन संख्या 1 जिन्ना, 2 गांधी, 3 मौलाना आज़ाद और 4 बाल गंगाधर तिलक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन संख्या 2 गांधी। आगे का प्रश्न संख्या 71। सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितनी बार अध्यक्ष बने? ये प्रश्न स्कूल लेक्चरर की परीक्षा में पहले पेपर में 3 बार पूछ लिया गया। 2011 में भी पूछा, 2017 में भी पूछा, 18 में भी पूछा और 20 में भी पूछा। तो इस प्रकार ये 2 बार है इसके उत्तर, हरिपुरा और त्रिपुरी। ठीक है, तो इस प्रकार ये अपने इस वीडियो के 71 प्रश्न पूरे हुए। आशा है आपके एग्ज़ाम की तैयारी में सहायक होंगे। अगर आपको ये वीडियो ठीक लगे तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा और लाइक और अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। जय हिंद, धन्यवाद।